गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 5 मिठाई वाला। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। एक खिलौने वाला है, वो गली गली घूम घूम कर अपने खिलौने बेचता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे। सभी लोग उसको देखने के लिए आतुर रहते थे कि ऐसा कौन है जो क्या बेच रहा है। इस तरह से मिठाई वाले के बारे में बात हो रही है। कभी वो खिलौने वाला बनता है, कभी वो मिठाई वाला बनता है, कभी वो मुरली वाला बनता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र यानी अजीब किंतु मादक मधुर, मादक मतलब होता है मादक यानी मधुर व मीठा स्वर, विचित्र अजीब, मादक मधुर ढंग से गाकर कहता। ऐसा इस तरह से गाता कि सभी मंत्र मुग्ध हो जाते कि सुनने वाला एक बार अस्थिर, स्थिर न रहना। अस्थिर का मतलब है स्थिर न रहना, अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेह से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण, स्नेह से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण, प्यार से पूर्ण, कुछ भी बोल सकते हैं। कंठ से फूटा हुआ गाया हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक यानी पर्दा, पर्दा तथा आप जानते हैं घूंघट लेना उसे बोलते हैं। चिकों को उठाकर छज्जों यानी छत के किनारे पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी अंदर निहित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इखलाते हुए बच्चों का झुंड ग्रुप उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित, पुलकित यानी खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, अब छोटे बच्चे हैं, थोड़ा तुतलाकर बोलते हैं, इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है और इसका क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने देखकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर यानी जो पानी बहता है उसकी भांति उसका ये मादक मन को प्रसन्न करने वाला गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला ढोला कैसा सुंदर है। ढोला यानी घोड़ा, कैसा यानी कैसा, सुंदर यानी सुंदर। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा तुतलाकर बोलते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में, 2 रुपए में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी सोचती है, आजकल के माहौल में कौन इतने सस्ते में देता है, सोच के फिर उस चीज को छोड़ देती है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती।
6 महीने बाद नगर भर में नगर भर यानी पूरे शहर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी कुशल, उस चीज में कुशल होना, पारंगत होना, कुशल है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब इतने सस्ते में देता है कि उसकी मेहनत भी इतनी लग जाती है जितने वो पैसे नहीं मांगता। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है। साफा यानी पगड़ी, सिर पर साफा या पगड़ी पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने यानी जिसका हुलिया बताया है, तुमने बतलाया, उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन रोजाना इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल यानी मीठा स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। अब रोहिणी ने जो खिलौने वाले से मिली थी, उसी की आवाज सुनी थी, तो उसी की तरह उसको मुरली वाले की आवाज समझ में आई कि ये तो सिमिलर आवाज है, उसी तरह गा रहा है, बजा रहा है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए कि न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसने लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। बच्चों इस तरह से उसकी तरफ भागते थे कि किसी को होश ही नहीं था, किसी की जूता कहीं रह जाता, किसी की टोपी कहीं रह जाती, किसी का पजामा ढीला हो जाता। उसका इस तरह से स्वर था, इतना मीठा स्वर था कि बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते थे। मुरली वाला हर्ष गदगद यानी बहुत ज्यादा खुश हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आई है और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। आगे भी मुस्कुराए, सामने भी, और मन ही मन मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। कि वो ये तर्क बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक दुकानदार होता है, वो हम उसके पास जाते हैं तो वो इस तरह से बोलता है कि सबको इतने में देता हूँ, आपको इतने में दूंगा। अरे घाटे का सौदा क्यों करेगा? तो जो ग्राहक है वो सोचता है देता इतने में ही है, लेकिन मुझ पे क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है, इस तरह से बोल रहा है। इस तरह से विजय बाबू भी उसके बारे में यही सोचते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो जाता है, चौंक जाना। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, एक परंपरा चली आ रही है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझता है दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है।
अब वो भी यही बोलता है कि हर ग्राहक ये सोचता है कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं, लेकिन ये गलत है। आप कम में इसलिए बेच रहा है, वो मेरी लागत है, मेरा पैसा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो, दो निकाल दो। दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको पैसे न चाहिए? नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है, 2 पैसे हैं तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब, तरकीब का मतलब है उपाय बताया। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोनी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी यानी घूम घूम के बेचने वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेड़ जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का शीड़ यानी कम होता हुआ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति स्नेह से पूर्ण, प्रेम से भरी हुई बातें याद आती रही। महीनों के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति, उसकी याद भी कम हो गई। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबित, घुटनों तक लंबे केश बाल, घुटनों तक लंबे बाल, केश राशि सुखा रही थी। केश यानी बाल। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले वो खिलौने वाला बना, फिर मुरली वाला, और अब वह मिठाई बेचने आया है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, परिचित यानी जान पहचान का था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति गांव मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक के ओट में बैठी रहूंगी। चिक यानी पर्दा, घूंघट। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, टेस्टी, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से, शौक से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी गोल पहरेदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 50 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 की दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, मुझे ज्यादा करना आता नहीं है।
कहते हुए दादी के पोपले दांत न होना, दांत न होना। जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे क्या, या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की कोशिश की थी। कोशिश कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ में से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय यानी शंका, शक और विस्मय आदि भावों से, एकदम से आश्चर्य के भावों से, आश्चर्य के भाव से मैं डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर, अधीर हो उठी। उत्सुकता होने लगी उसे। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज, संतुष्टि, धैर्य और असीम सुख प्राप्त होता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और ले लूंगी, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, मैं और मिठाई ले लूंगी, अपने बारे में बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ, बहुत ज्यादा गंभीर रूप के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, खूब पैसा था, भीतरिक सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल, शोर मचा रहता था। समय की गति, समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हो। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा सकता हूँ। वो क्या करता था, इस तरह से बच्चों के साथ खेलता था और बेचा करता था, तो बच्चों के साथ रहने से उसे अपने बच्चों की याद आती थी, उन्हीं में अपने बच्चे दिखते थे। इस तरह से वो कम पैसों में भी खूब संतुष्टि पाता था। आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा सकता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल जल्दी में कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। इस तरह से मिठाई वाला लेसन कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? फर्स्ट इसका आंसर है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि बच्चे उससे ऊबते नहीं थे। और वह महीनों बाद क्यों आता था? क्योंकि उनके लागत में, उसके पैसों की लागत से वो धन इकट्ठा करने की इच्छा उसमें नहीं थी। वो थोड़े बहुत पैसों से ही अपना माल मेटल जो होता है, सामग्री होती है, वो इकट्ठा करता था और फिर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाला मादक मधुर स्वर में गागा कर बहलाने वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, इस तरह का गान करके वो गली गली में घूम करके अपनी मिठाइयां बेचा करता था। बच्चे तो बच्चे
बूढ़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। इस तरह का स्वर था। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे, वो तर्क पेश करते हैं कि तुम लोग झूठ में ही दाम बढ़ा देते हो और फिर बाद में बोलते हो कि और हम पे एहसान करते हो कि आपके लिए ये चीज है। और वहीं मुरली वाला एक विक्रेता था, वो ये तर्क करता था, ये तर्क पेश करता था कि हम कम पैसों में अच्छी चीज देते हैं, हम आप पे एहसान नहीं करते, हर चीज की एक उचित लागत होती है। ठीक है, इस तरह से आंसर बनता है। फोर्थ है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती। बच्चे उद्यानों से भागकर आते, किसी का जूता टोपी उद्यान में गिर जाता, किसी का पजामा ढीला हो जाता, लेकिन बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते थे और उसे चारों तरफ से घेर लेते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया था। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों इसलिए हो गया था क्योंकि उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी, परिचित लगी, और उसके गाने का अंदाज भी वैसा ही था जैसे मुरली वाले का था। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। रोहिणी की बात सुनकर के मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने व्यवसाय को अपनाने का कारण क्या बताया। उसने बताया कि उसके पास भी धन संपत्ति, घर बार सब था, एक अच्छी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन एक टाइम पर सब परिवार उसका नष्ट हो गया और वो ये मिठाई का और खिलौने का व्यवसाय करने लगा। अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रोहिणी और दादी ने उसके भावुक मन को पहचाना था, उसके भावों को महसूस किया था, उसे समझने की कोशिश करी थी। इसी के चलते उसने मिठाई वाले ने पैसे लेने के लिए मना कर दिया। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आजकल के ग्रामीण इलाकों में या किसी जाति विशेष में परंपरा के अनुसार पर्दा प्रथा है जो गलत है, क्योंकि इससे स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन होता है, उन्हें दबाया जाता है। और ये हमारे जो देश व्यापक रूप से जो देश में इस तरह की हलचल होती है तो वो गलत होती है, क्योंकि इससे देश का बहुत धूमिल, बहुत गंदा एक चेहरा नजर आता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर हमें नहीं करने हैं, बस यहाँ तक ही करना है। ठीक है, तो ये लेसन मिठाई वाला कंप्लीट होता है। थैंक यू।